आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं भूगोल विषय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसे पढ़ने के लिए हमें जानना होगा उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस किस आधार पर बनाया गया है। तो वो आधार क्या है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों को यहाँ देखते हैं। तो शब्द ही अपने आप में देख लें, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स स्टडी, यानी कि भूगोल का अध्ययन। लेकिन भूगोल का अध्ययन हो या किसी भी विषय का अध्ययन हो, स्टडी हो, ऐसे ही सीधे सीधे नहीं करते, बल्कि उसे अपनी सुविधा के लिए एक सिलेबस में ले लेते हैं। मैं उस सिलेबस को ही थोड़ा सा आप लोगों के सामने डिटेल कर रहा हूँ या उसे समझा रहा हूँ। इसे जरूर समझना होगा दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर आप सिलेबस नहीं जान रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आइए देखिए, पृथ्वी, सब लोग जान रहे हैं पृथ्वी के बारे में। हम लोग जिस पर हैं, जिस ग्रह पर हैं, जिस प्लेनेट पर हैं, वो पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी के बारे में पढ़ना तो है, जियोग्राफी, पृथ्वी के बारे में पढ़ना तो है, लेकिन जिसके बारे में पढ़ना है उसका कोई इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए। हमें लोकेशन भी उसकी पता होनी चाहिए। हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि वो चीज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ है। इसके लिए हमें देखना होगा पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी कहाँ है का मतलब है यहाँ कि हमें देखना है खगोलीय दृष्टि से कि पृथ्वी कहाँ है। खगोल शब्द, एस्ट्रोनॉमी आते ही मन में जरूर आ जाना चाहिए कि हम अब यूनिवर्स की यात्रा पर चल रहे हैं। हालांकि कहीं अलग से नहीं जाना है, हम सब यूनिवर्स में ही हैं, ब्रह्मांड में। लेकिन ब्रह्मांड में भी हम कहाँ पर हैं, तो ब्रह्मांड को आप लोग रफली भी अगर थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्स से मिलकर के बना है। बस मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। ब्रह्मांड बहुत सारे स्टार्स से मिलकर के बना है। बहुत सारे स्टार्स यानी कि लगभग 100 अरब तारे, 100 बिलियन स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं। कितनी सारी हैं? लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी हैं अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि लगभग 100 बिलियन, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। उन आकाश गंगाओं में भी एक आकाश गंगा है मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाश गंगा का ही हम लोग भाग हैं, या कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज के साथ मंदाकिनी आकाश गंगा में है। तो हमें खगोलीय दृष्टि से पृथ्वी के बारे में ये पता चल गया कि पृथ्वी कहाँ पर है, और हम लोग तो पृथ्वी पर हैं ही हैं, कोई बात ही नहीं। तो खगोलीय दृष्टि से देखें तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, और सूरज अपने सभी प्लैनेट्स को लेकर के मंदाकिनी में है। तो इसके लिए आपके लिए एक यूनिट बनाई गई है, एस्ट्रोनॉमी, नॉट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो हमें अर्थ के बारे में है। हमें यहां पता चल गई अवस्थिति, लोकेशन, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से। दूसरा ही आपका होगा भाग जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। तो ये क्या है? भू यानी कि पृथ्वी की आकृति। आकृति का मतलब इसकी सरफेस पर जो कुछ है, इसके अंदर जो कुछ है, उस सब का अध्ययन होगा किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान में। तो क्या क्या होगा पृथ्वी के पास? देखिए, सतह पर देखेंगे तो यहाँ माउंटेन्स भी होंगे, यहाँ पठार भी होंगे, यहाँ मैदान भी होंगे, नदियां भी बह रही होंगी, और सारी चीजें जो पृथ्वी सतह पर पाई जाएंगी। और पृथ्वी सतह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर भी स्टडी करना होगा, लेयर्स को पढ़ना होगा। तीन तरह की लेयर्स होंगी, सब डिटेल में बाद में होगा। लेकिन पृथ्वी सतह, पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब होगा भू आकृति विज्ञान में। राइट, आगे चलते हैं। अब सतह पर तो हमने देख लिया। देखिए, अर्थ से अलग नहीं जा रहे हैं, पूरे सिलेबस में देखिएगा, अर्थ से अलग नहीं जा रहे। अब पृथ्वी सतह पर तो देख लिया, पृथ्वी के अंदर भी देख लिया, किसमें? भू आकृति विज्ञान में। तो पृथ्वी के चारों ओर भी तो कुछ है। क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी का
वायुमंडल। और पृथ्वी का वायुमंडल है तो इसमें भी परतें हैं, उनके भी अलग अलग अपने गुणधर्म हैं। और पहली ही परत जो अधोमंडल है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर पहली परत को कहेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपो का मतलब ही होता है परिवर्तनशील। क्या परिवर्तनशीलता है? क्योंकि इसमें सारी घटनाएं वायुमंडलीय जितना भी डिस्टरबेंस है वो सब इसी में होता है। हालांकि डिस्टरबेंस नाम दे दिया गया, डिस्टरबेंस है नहीं, नेगेटिव सेंस में ना लें उसे, वो बहुत पॉजिटिव है। क्योंकि इसी परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ताप गिरता है तो बारिश भी होगी। फिर डिटेल में होगा, मैं यहाँ उसे डिटेल नहीं कर रहा हूँ। तो बारिश होगी, यानी कि एक खास बात, केवल बारिश ही नहीं, प्रेसिपिटेशन, वर्षण की बात करूंगा मैं। वर्षण होगा, ताप होगा, वायुमंडल उसे देख रहा होता है जरूर, और ताप के साथ जुड़ा होता है वायुमंडलीय दाब। तो मैंने 3 फैक्टर बोले, 3 कारक बोले। कौन से? ताप, वायुमंडलीय दाब और एक है वर्षण। इन तीनों को फिलहाल इन तीनों को ही अगर मिलाकर के देखें तो कहीं की जलवायु बनती है। लेकिन जलवायु अब यहाँ मन में जरूर आ रहा होगा, तो क्या हर जगह की 10-10 फीट पे क्या जलवायु अलग अलग होगी? नहीं, एक बेल्ट होगी पूरी। यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं और कि 3 चीजें होती हैं। एक होती है जलवायु, एक होता है ऋतु, एक होता है मौसम, यानी कि वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। इनमें अंतर केवल है अवधि का। किसका? अवधि का। अगर 24 घंटे के लिए इन्हीं 3 चीजों को मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे याद नहीं रहेगा शायद। देखिए, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन, वर्षा। तो 3 बड़े फैक्टर ले लिए हैं। तो इन्हीं के लिए किसी भी जगह पर, किसी भी बेल्ट में अगर 24 घंटे के लिए हम इन तीनों कारकों को देख रहे होते हैं, क्या घटबढ़ हो रही है, तो ये होता है वेदर। इसीलिए टीवी पर मौसम का हाल आता है, जलवायु का हाल कभी नहीं आता। अब देखेंगे, यदि 3-4 महीने के लिए इन सारे फैक्टर्स को देख रहे हैं तो बन जाता है एक सीजन, ऋतु। लेकिन लगभग 32 साल का मौसम, लगभग 32 साल का मौसम, यानी 24 घंटे वाली दशा, उसका यदि एवरेज ले लें इन्हीं फैक्टर्स में तो वो बन जाती है जलवायु। जलवायु स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, बदल तो सकती है जैसा आज बदल रही है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कि 32 साल का वो मौसम का एवरेज होता है। तो जलवायु जब पढ़ेंगे तो हो गई क्लाइमेटोलॉजी। लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं? पृथ्वी के। हम पृथ्वी से दूर नहीं जा रहे हैं, जियो प्लस ग्राफी, तो क्लाइमेटोलॉजी। अब नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह है तो इस पर 2 फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ्स होंगे। हिंदी में बोल दे रहा हूं मैं कि प्रथम दृष्टि के या सबसे बड़े उच्चावच होंगे। कौन से होंगे? एक होगा सागरीय भाग, महासागरीय भाग, और एक होगा कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय भाग। जो ऊपर उठे हैं वो महाद्वीप हैं, जो गहरे हैं और पानी है उनमें वो महासागर हैं। तो हम अब तक जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें तो हमने कॉन्टिनेंटल भाग भी काफी पढ़ चुके होंगे जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमने ओशियंस को छोड़ दिया है वहां, तो समुद्रों को हम अलग से ही पढ़ रहे होंगे। क्यों पढ़ रहे होंगे, इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? मामूली नहीं है, बहुत बड़ा भाग है अर्थ सरफेस का, बहुत बड़ा भाग है समुद्रों के पास। तो समुद्रों को अलग से ही पढ़ेंगे और इसे कहेंगे ओशियनोग्राफी। मैंने लॉजी लिख दिया है, हालांकि कोई गलत नहीं है, लॉजीग्राफी। इसमें अंतर थोड़ा सा जान लें क्योंकि ज्यादा देर का ही नहीं है। अगर हम ओशियनोग्राफी कहेंगे तो हम मानचित्रों के सहारे से केवल ये जान रहे होते हैं कि कौन सा महासागर कहाँ है। प्रशांत महासागर का डायग्राम बना लिया, ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर,
ऐसे हम जान लेते हैं केवल डायग्राम पर, मैप पर, तो हो जाती है ओशियनोग्राफी। लेकिन महासागरों को भी अगर हम साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हो, विज्ञान की दृष्टि से पढ़ रहे हो, तो हो जाती है ओशियनोलॉजी। लॉजी शब्द जब भी लग जाएगा तो वो विज्ञान को ध्यान में रख कर के उस भाग का अध्ययन कर रहे होते हैं। यहाँ थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन होगा कि विज्ञान को ध्यान में रखकर कैसे होगी स्टडी। देखिए, महासागर है, जलीय भाग है, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कहाँ कहाँ होगा, जल धाराएं भी चल रही होंगी, और जल धाराओं को चलाने में टेम्परेचर का भी हाथ होगा, और उसके वाटर की डेंसिटी का भी हाथ होगा, विंड्स का भी हाथ होगा। यानी कि इन सब की मदद से जल धाराएं चल रही होंगी। तो डेंसिटी के लिए क्या जिम्मेदार होगा, सैलिनिटी, तो नहीं कि सैलिनिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, और विंड्स का मतलब जो यहाँ प्रभाव डाल रही है, और वाटर करेंट्स, सी वेव, इन सब को जब स्टडी कर रहे होते हैं तो इसमें साइंस की जरूरत पड़ती है, तभी हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब इन सब को स्टडी करेंगे तो कहेंगे ओशियनोलॉजी। लेकिन केवल मैप देखेंगे, मैप बनाएंगे, मैप पर बताएंगे तो होगा ओशियनोग्राफी। लेकिन दोनों को हिंदी में लिखेंगे समुद्र विज्ञान। तो एक टॉपिक आपका ये हो गया सिलेबस का। नेक्स्ट, हमने सब पढ़ लिया, अर्थ के सराउंडिंग्स में सब पढ़ लिया, अर्थ की सरफेस पर क्या क्या है वो भी पढ़ लिया, अर्थ के अंदर क्या है वो भी पढ़ लिया। अब एक बहुत बड़ी बात है कि इन सब चीजों के साथ में जीव हैं। तो जब जीवों को पढ़ेंगे पृथ्वी पर, पृथ्वी सतह पर, थोड़ा सा खोद के देखेंगे वहां भी मिलेंगे कुछ, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहां तक भी मिलेंगे। देखिए, बैक्टीरिया को भी यहां हम डिनाई नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, वो भी जीव में लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा जैव मंडल, बायोस्फीयर। डिटेल में ये भी होगा। और फिर जब और जीवों को तो पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोगों का, मानव का तो महत्व बहुत ज्यादा है। सारी चीजें ऐसा लगता है कि मानव के लिए हैं। तो फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, डिटेल में होगी पूरी। ह्यूमन एक्टिविटीज को पढ़ रहे होंगे। मानव है तो क्रियाएं होंगी, कैसी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये सारी क्रियाएं होंगी, उन सब को पढ़ रहे होंगे। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, यहाँ डिटेल हो रही होती है। तो ये सब हो गया। इसी के साथ हम लगा सकते हैं वर्ल्ड रीजनल, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे कॉन्टिनेंट्स भी अलग अलग पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये पूरा पोर्शन होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बिना इसके पढ़े इंडियन ज्योग्राफी स्टडी नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट होगा, बड़ा पोर्शन होगा, वो भी पर होगा इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन डायरेक्ट इंडियन ज्योग्राफी कभी ना पढ़ें, दिक्कत होगी निश्चित रूप से। तो पहले ये सब पढ़ना होगा, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। और इस तरह से ये आज आपने सिलेबस समझा। ये सिलेबस नहीं है, मैं वो बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसी को आधार रखकर पढ़ूंगा। और मैं चैलेंज करता हूं, समझ में कैसे नहीं आएगा। ज्योग्राफी बहुत आसान है, फिर कह रहा हूं बहुत आसान है, बशर्ते क्रम से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, ढंग के लोगों से पढ़ें, कोई भी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं।